So a very good morning, students. Greetings of the day. Once again, I welcome you for the online lecture series on the railways, airport and waterways. This is your lecture 25 of module 3 that is related to the railway track, its construction, drainage and maintenance. So basically, we will talking about these things in the entire lecture, starting from the need, then the construction of new railway line, then your track drainage, surface drainage, sand piles, side drains, subsurface drainage, maintenance of the railway track, one by one, as we will proceed in this lecture. So let us start and proceed with a new slide, and this new slide is about what is the need for the construction of new railway line, right? तो पहली चीज ये है कि हमको ये जानना है कि हमें न्यू रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन की जरूरत क्या है. व्हाट इज द नीड फॉर द, तो क्यों जरूरत पड़ी हमें न्यू रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन करने की, ठीक है? तो उस रीजंस को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक रीजन, राइट? तो स्ट्रेटेजिक रीजन में मतलब ये हुआ द डिफेंस फोर्सेस कैन मूव क्विकली टू द सम एरियाज इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी सच एज द थ्रेट ऑफ वॉर, राइट? तो स्ट्रेटेजिक रीजन में सबसे पहली चीज ये आएगी कि if there is any threat to the country, if any threat is related to the defense part of the country, so हम strategically एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और अपनी जो ट्रूप्स है उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक उसको मूव कराते हैं और इजीली और कन्वीनियंट वे में उसको जो है इस रेलवे लाइन का यूज करके हम उसको मूव कराते हैं, राइट? फिर उसके बाद है पॉलिटिकल रीजन. Political reason में new line sometime become necessary to serve the political needs of the country, right? उसके बाद है development of backward areas, ठीक है? ये भी बहुत important है that railway lines are sometimes constructed to develop the backward areas, right? तो हमारे पास कुछ areas ऐसे हैं हमारी country में जो बहुत ही पीछे हैं, तो उन areas को अपने उन villages को अपनी cities से जोड़ने के लिए हमको रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ी, so that उस पार्ट से दूसरे पार्ट तक लोगों की जो है वो माइग्रेशन स्टार्ट हो सके, सो दैट इंटरमिंगलिंग जो है सोसाइटी का वो स्टार्ट हो सके. तो अगर मैं ये बात करूं कि व्हाट इज द नीड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेलवे लाइन, तो उसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा: स्ट्रैटेजिक रीजन, पॉलिटिकल रीजन एंड द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज. तो स्ट्रैटेजिक रीजन में आपका जो पार्ट है वो ये है कि द डिफेंस फोर्सेस कैन मूव quickly to the some areas in case of any emergency such as the threat of the war. Or political reason में है new lines sometimes becomes necessary to serve the political needs of the country, right? Or development of backward areas, because the railway lines are sometimes constructed to develop the backward areas, right? उसके बाद अगर हम आगे देखें कि और किस उसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे नीड को डिवाइड किया जा सकता है, तो उसमें है टू कनेक्ट द न्यू ट्रेड सेंटर एंड टू शॉर्टन द एग्जिस्टिंग रेल लिंक. तो अगर हम नए सेंटर्स की बात करें, न्यू ट्रेड सेंटर्स की बात करें, तो समटाइम्स न्यू ट्रेड सेंटर्स आर कनेक्टेड with the railway lines for the quick transportation of the goods, and the existing routes between two important points may be longer than the required. New railway lines are constructed on a shorter alignment in such cases. तो क्या होता है कि कभी कभी आपका एक पार्ट से, पार्ट ए से पार्ट बी का जो रूट है वो काफी लंबा होता है, राइट? तो उसकी अलाइनमेंट को अगर शॉर्टर कर दें और उसके बीच के डिस्टेंस को हम एक दूसरे तरीके से कनेक्ट कर दें, तो उसका जो एग्जिस्टिंग रेल लिंक है वो भी क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी पे काफी उसके असर पड़ता है, और जो उसका मेंटेनेंस एंड ऑल है और जो उसका इनिशियल कॉस्ट है वो भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है? और एक पार्ट ये भी है टू कनेक्ट द न्यू ट्रेड सेंटर्स, जिसमें आपका आता है कि आपके नए नए जो ट्रेड सेंटर हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, उनको इजिली कनेक्टिविटी के लिए हमें न्यू रेलवे लाइंस की जरूरत पड़ती है, बिकॉज ऑफ द क्विक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द other place. So if we divide the need for the construction of new railway line, it will be divided into 5 different types. That is a strategic reason for the quick movement of the troops, the political reason
okay, and the development of the backward areas, then to connect the new trade center so that for the quick transportation of the goods, and for the shortening the existing rail link, right, for because sometime it happens that the points may be longer than the required, so new railway line are constructed on a shorter alignment in such cases. Okay, अब ये तो हो गई need. Now what is the procedure, what are the steps involved for the construction of a new railway line? तो the construction of new railway line basically 3 stages में हम इसे divide करेंगे. पहला है earthwork, okay, दूसरा है plate laying, and तीसरा है laying of ballast. तो one by one हम देखते हैं कि कैसे हम proceed करते हैं, और हम start करेंगे earthwork से. तो earthwork यहाँ पे अगर बात ये हुई, the formation may be an embankment or a cutting depending upon the general topography of the area, right? तो अगर हम earthwork की start करते हैं तो सबसे पहली चीज ये होती है कि उसकी टोपोग्राफी क्या है, उस जगह की टोपोग्राफी क्या है. तो वो तो आपका जो फॉर्मेशन है वो embankment भी हो सकता है और या कटिंग भी हो सकता है, वो जनरली डिपेंड करेगा वहां की एरिया की टोपोग्राफी पे. ठीक है. A formation in an embankment is normally preferred from the point of view of good drainage, right? और अगर हमको ये डिसाइड करना हो कि किस तरह का फॉर्मेशन हमको प्रेफर करना है, तो बेसिकली एम्बैंकमेंट को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसका जो ड्रेनेज पार्ट है वो काफी अच्छा होता है, राइट. द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट अबव द हाईएस्ट वाटर इन द एरिया शुड बी एटलीस्ट 60 सेंटीमीटर. ठीक है. तो जो एम्बैंकमेंट की जो हाइट है वो आपकी जो प्रेफर की गई है वो कितनी होनी चाहिए, 60 सेंटीमीटर. ठीक है. जैसे ब्रॉड गेज के लिए अगर हम एम्बैंकमेंट और कटिंग देखें तो सिंगल लाइन के लिए जो एम्बैंकमेंट है वो 6.10 है, लेकिन डबल लाइन के लिए इट इज अबाउट 10.82 मीटर. सेम कटिंग के लिए गए 5.40 मीटर, और आपका डबल लाइन के लिए 10.21 मीटर. फिर मीटर गेज को अगर हम डिवाइड करें एम्बैंकमेंट और कटिंग में, तो सिंगल लाइन के लिए है 4.88 मीटर, and double line it is 8.84 meter, and for cutting it is 4.27 meter, and for double line it is 8.23 meter, right? So the earthwork actually the earthwork start with the formation, and this formation may be in embankment or a cutting, right? And this actually depend upon the general topography of the area. A formation in an embankment is normally preferred from the point of the view of good drainage part, and the height of the embankment above the highest water in the area should be at least 60 centimeter. Okay. If we draw a table, then it will be divided into gauge type of formation and the width of the formation, and that width of formation will be actually divided into the single line and the double line, right? If we talk about the broad gauge, we have two types of formation, that is embankment and the cutting. And for single line, the embankment goes 6.10, its width of formation, and for double line it actually goes to 10.82 meter, and for cutting it is 5.40 meter in single line, and it goes to 10.21 meter for the double line. And we talk about the meter gauge, then for the embankment the formation width is 4.88 meter, and for single line, and for double line it is 8.84 meter, and for cutting the single line is 4.27 meter, and for double line it is 8.23 meter, right? So this is the first process, how we start the construction of the new railway line. We started with the earthwork. अर्थवर्क के बाद जो हमारा दूसरा है वो है प्लेट लेइंग. ठीक है. अर्थवर्क तो कंप्लीट हो गया. अब आता है आपका कौन सा ऑपरेशन, प्लेट लेइंग का. द ऑपरेशन ऑफ लेइंग आउट ऑफ द रेल एंड स्लीपर्स ओवर द रेडी फॉर्मेशन इज नोन एज प्लेट लेइंग. तो प्लेट लेइंग किसको कहते हैं? ये ऑपरेशन है जो आपका रेल्स को और स्लीपर को रेडी फॉर्मेशन पे हम जब प्लेस करते हैं, व्हेन वी lay out the rails and the sleepers over the ready formation, it is known as plate laying. ठीक है. The point from where the laying of the track starts is known as the base, and the point upon which the new track is carried out is known as the railhead, right? तो methods क्या है plate laying के? Tram line method या और side method, telescopic method, and the American method. So what is plate laying? How, to which process we define plate laying? It is the operation of laying out of the rails and the sleepers over the ready formation is known as the plate laying. The point from where the laying of the track start is known as the base, and the point upon which the new track is carried out is known as the rail
हेड, ठीक है। जहां से स्टार्ट होता है उसको हम बेस कहते हैं, और जिसपे आपका कैरिड आउट होता है न्यू ट्रैक, उसको हम कहते हैं रेल हेड। मेथड्स क्या है प्लेट लेइंग के? पहला है ट्रैम लाइन मेथड और साइड मेथड, दूसरा है टेलीस्कोपिक मेथड, और तीसरा है अमेरिकन मेथड, राइट। उसके बाद प्लेट लेइंग के बाद है आपका लेइंग ऑफ द बैलेस्ट। तो पहली चीज हमने ये देखी कि अर्थ वर्क कैसे करते हैं, उसके बाद हमने देखा प्लेट लेइंग। अब हम देखेंगे लेइंग ऑफ द बैलेस्ट। तो लेइंग ऑफ द बैलेस्ट का जो प्रोसीजर है वो ऐसे स्टार्ट होता है कि द बैलेस्ट इज normally spread on the railway lines after the embankment has settled well and at least 2 monsoons have passed over it. So the ballast is normally spread on the railway line. पहले हम railway line पे ballast को spread करते हैं आफ्टर द इम्बैकमेंट हैज सेटल्ड वेल, तब तक इम्बैकमेंट आपका सेटल कर चुका होता है, एंड फॉर एटलीस्ट 2 मॉनसून्स के लिए हम उसको छोड़ देते हैं, राइट। द वर्क ऑफ स्प्रेडिंग द बैलेस्ट इज डन बाय मींस ऑफ द बैलेस्ट ट्रेन which have special hoopers through which the ballast can be automatically unloaded onto the track. तो इसको अगर हमको इस ऑपरेशन को कंप्लीट करना हो, स्प्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए हम बैलेस्ट ट्रेन का यूज करते हैं, जिसमें स्पेशल हुपर्स लगे होते हैं, जिससे आपका ऑटोमेटिकली जो है ट्रैक पे अनलोड किया जाता है बैलेस्ट को। Alternatively, ballast is loaded in the wagons of the train and then unloaded at the site into a number of heaps at suitable intervals of the along the track. Then packing of the ballast is done by the workers by means of the shovels, right? So laying of the ballast actually start with the spread on the railway lines after the embankment has settled well and at least 2 monsoons have passed over it. The first thing. The second thing is that the work of spreading the ballast is done by the means of the ballast train, which have special hoopers through which the ballast can be automatically unloaded onto the track, right? And the third thing is that alternatively ballast is loaded in the wagons of the train, फिर उसके बाद उसको load करते हैं wagons of the train and then unloaded, उसके बाद फिर उसको unload किया जाता है at the site into a number of heaps at suitable intervals along the track. Then the packing of the ballast is done by the workers by means of the shovels, right? तो ये हो गया आपका the laying of the ballast. उसके बाद हमारी दूसरी चीज है, ये तो हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू रेलवे लाइन, ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रक्शन साइड। उसके बाद हम मेंटेनेंस में देखते हैं ट्रैक ड्रेनेज। अब हमारा एक पार्ट है ट्रैक ड्रेनेज। ट्रैक ड्रेनेज से आप क्या समझते हो, ठीक है? तो ट्रैक ड्रेनेज इज बेसिकली an arrangement of the interception, collection and disposal of water from, upon or under the track. It is accomplished by installing a proper surface drainage and subsurface drainage system. So a procedure which actually allow the interception, collection and disposal of water from, upon or under the track. Or how we accomplish it? It is accomplished by the installing a proper surface drainage and subsurface drainage system. And what are the sources of water in a railway track? ठीक है, तो sources की बात करें कि पहले तो ये हो गया कि track drainage क्या है? Track drainage is basically an arrangement of the interception, collection and disposal of water from or upon or under the track, right? और कैसे इसको accomplish करते हैं? It is accomplished by installing a proper surface drainage and subsurface drainage system. Now the sources of water in a railway track. तो sources क्या क्या हैं? Surface water due to rain, dew and snow, seepage water from adjacent area, moisture sucked up by capillary action resulting in increase of the moisture in the subgrade or the embankment, hygroscopic water or held water, rain water surface. So पहले तो हमें ये जानना है कि ट्रैक ड्रेनेज में हम क्या करते हैं? हम इंटरसेप्शन करते हैं, कलेक्शन करते हैं और पानी का डिस्पोजल करते हैं। कहाँ पे? फ्रॉम, अपॉन और अंडर द ट्रैक। और ये हम कैसे करते हैं? बाय इंस्टॉलिंग अ प्रॉपर सरफेस ड्रेनेज एंड सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, राइट। और पहले ये चीज जाननी है कि सर सोर्सेस क्या है हमारे, वाटर के सोर्सेस क्या क्या है रेलवे ट्रैक पे। तो उसमें सरफेस वाटर पे है आपका रेन, ड्यू और स्नो। सीपेज वाटर है एडजेसेंट एरिया से। मॉइस्चर sucked up by the capillary action resulting in an increase of the moisture in the subgrade or embankment. Then hygroscopic water or the held water, and the fifth one is the rainwater surface, right? So this is your the definition of the track drainage. उसके बाद हम देखेंगे कि what are the sources of water in a railway track through a schematic diagram.
ठीक है, अगर हम एक स्कीमेटिक डायग्राम से देखें तो सबसे पहली चीज है रेन वाटर, उसे कहते हैं सरफेस वाटर सोर्सेज, ठीक है. Then is your this is your sleeper, ballast and your subgrade. These are the components of the permanent wave. The second part is the capillary water, soft soil with impounded water, ठीक है. तीसरा है seepage water and the fourth one is the hygroscopic water, ठीक है. We have water bearing strata, water seepage, and then the side drain, right? And this is your impervious ground. So the different sources of water in the railway track are actually surface sources, that is the rainwater, and the capillary water, soft soil with the impounded water, seepage, and then the seepage water and the hygroscopic water, right? और ये अगर हम पूरे इंटायर कॉम्बिनेशन को देखें तो इट स्टार्ट विद द स्लीपर, बैलेस्ट एंड देन दी सबग्रेड. और अगल बगल जो आपका ये आप देख सकते हो D2 और D1, these are your side drain. So what are the side drain? We'll talk about this side drain. These are the different components of the track drainage only, but the different sources of the water in a railway track can be defined or can be described as given below in the figure, right? So ये है आपका surface water जो मैंने आपको दिखाया, due to rain and dew and snow, ये surface sources हैं. Then seepage water which is coming from the adjacent areas, then the moisture which is sucked up by the capillary action, resulting in the increase of the moisture in the subgrade or the embankment, then the hygroscopic water or the held water, then the rainwater sources, right? Now we'll talk about the track drainage system, ठीक है. तो track drainage system, basically the good track drainage system should essentially ensure that no water should percolate into the track at either the surface or the subsurface level. तो track drainage system को जब हम डिफाइन करते हैं तो गुड ट्रैक ड्रेनेज सिस्टम वही होता है जो आपका पानी जिसमें से परकुलेट ना हो सके, या तो सब सरफेस लेवल पे या तो सरफेस लेवल पे, राइट. द एफिशिएंसी ऑफ अ मॉडर्न ट्रैक डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन, which in turn depends upon the good track drainage, right? And track drainage should be handled in two distinct phases. पहला है surface drainage, दूसरा है सब सरफेस ड्रेनेज, ठीक है. तो अब थोड़ा सा आगे देखते हैं ट्रैक ड्रेनेज सिस्टम के बारे में. पहली चीज अगर हम देखें तो उसको हमने कैसे फेज में डिवाइड किया है. पहला है सरफेस ड्रेनेज, दूसरा है सब सरफेस ड्रेनेज. तो सब सरफेस ड्रेनेज की बात है, सरफेस वाटर ड्यू टू रेन, snow or from adjacent area should be drained off properly by designing well planned and effective surface drain, right? So surface water due to rain, snow or from adjacent area should be drained off properly by designing the well planned and effective surface drain, right? For bank and formation, good quality soil having well graded particles and have high internal friction should be used. The soil should not be swell or shrink with a variation in the moisture content. तो surface drainage basically start होता है कहाँ से? Surface water. जैसे आपका rain, snow और the from the adjacent area should be drained off properly by designing well planned and effective surface drain. पहली चीज. दूसरी चीज है for the bank and the formation, good quality soil having well graded particles and high internal friction should be used, right? The soil should not swell or shrink with variation in the moisture content. और तीसरी चीज है, the surface water is first collected in well designed side drains and cross drain which is further disposed of at the nearest stream or the natural water source, okay. And the cross drainage structures like culverts and bridges may be necessary for disposing of the surface water. So the surface water, so the surface drainage, it actually start with the surface water due to rain, snow or and from the adjacent area, which should be drained off properly by designing the well planned and effective surface drain. दूसरी चीज है for bank and the formation, good quality soil having well graded particles and high internal friction should be used. The soil should not swell or shrink with variation in the moisture content. And the third thing is that the surface water is first collected in the well-designed side drains and the cross drain, which is further disposed of at the nearest stream or the natural water course. And the fourth part is that the cross drainage structure like culverts and bridges may be necessary
for disposing of the surface water. Okay, so this is your surface drainage. उसके बाद आती है सैंड पाइल्स. ठीक है, तो सैंड पाइल क्या है? सैंड पाइल or sand drains may be used for the removal of the surface water from the embankment. In this method, holes of 30 centimeter diameter and 1.8 to 3 meter deep are made between the two rails and on the sides of the rail in the embankment. These holes are filled with the coarse sand, thus forming the sand pile. So the sand pile actually जो सैंड पाइल सैंड ड्रेन्स हैं उसको हम सरफेस वाटर को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द इम्बैंकमेंट से सरफेस वाटर को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं. इसमें इस मेथड में आपका जो है 30 सेंटीमीटर डायमीटर का होल किया जाता है और 1.8 to 3 मीटर डीप आर मेड बिटवीन द टू रेल्स and on the sides of the rail in the embankment. These holes are filled with the coarse sand, thus forming the sand piles. और function क्या है sand pile का? To support the track. First one, sand piles compact the soil and provide mechanical support to the subgrade, just like wooden piles. The drainage of the subgrade also improves as water rises to the surface through the sand piles by capillary action and evaporate. तो function क्या क्या है? पहला है to support the track. दूसरा है sand pile compact the soil and provide the mechanical support to the subgrade just like wooden piles. और तीसरा है the drainage of the subgrade also improves as water rises to the surface through the sand pile by capillary action and evaporates. ठीक है, फिर sand piles ये है आपका sand pile जिसमें मैंने आपको बताया कि इसको हम 30 सेंटीमीटर डायामीटर का होल करते हैं और ये आपका जो रेल और स्लीपर है इसके बीच में हम सैंड पाइल का यूज करते हैं और ये सैंड पाइल को हम सरफेस वाटर इम्बैंकमेंट से सरफेस वाटर को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं जिसमें आपका 30 सेंटीमीटर डायमीटर का होल किया जाता है और ये जो डीप है ये है आपका 1.8 to 3 मीटर डीप between the two rails and on the sides of the rail in the embankment, right? And these holes are filled with the coarse sand, thus forming the sand piles. और फंक्शन क्या है? टू सपोर्ट द ट्रैक पहला है. दूसरा है सैंड पाइल्स compact the soil and provide the mechanical support to the subgrade just like wooden piles. And the third one is that the drainage of the subgrade also improves as water rises to the surface through the sand piles by capillary action and evaporate. So the first thing was about the surface drainage, then we talked about the sand pile drainage. अब हम बात करेंगे साइड ड्रेन्स की. ठीक है, सरफेस ड्रेनेज में ही दूसरी चीज है आपका साइड ड्रेन्स. तो साइड ड्रेन्स बेसिकली क्या होते हैं? साइड ड्रेन्स should be provided along the track cutting and zero fill locations wherein the cess level is not above the ground level. ठीक है, तो it should be provided along the track cutting and zero fill location और जो आपका cess level है वो ground level से ऊपर नहीं होना चाहिए. We have the figure also which shows the typical cross section of a side drain. Side drain must have an adequate gradient and cross section to enable the free flow of the collected water. All the side drains should be provided with the connecting line, right? So side drains should be provided along the track cutting and zero fill location wherein the cess level is not above the ground level, and the side drain must have an adequate gradient and excuse me and the cross section to enable the free flow of the collected water, and all the side drains should be provided with the concrete lining, right? अब हम बात करेंगे इसके फिगर के बारे में. तो we have this side drain. This consists of a standard ballast profile. So we can see the side drain. The length is 610 mm for broad gauge and 415 mm for the meter gauge. ठीक है, उसके बाद आपका आता है सब सरफेस ड्रेनेज. ठीक है, तो सब सरफेस ड्रेनेज को आप कैसे डिफाइन करते हो? देखो, सब सरफेस ड्रेनेज द वेरिएशन इन द मॉइस्चर कंटेंट्स ऑफ द सबग्रेड और embankment are mainly caused due to the fluctuation in the movement of the capillary water and the seepage water from the adjacent area. तीसरा है the rising of the groundwater table और चौथा है percolation of the rain water. So पहले चीज तो हम ये बात करते हैं कि सबग्रेड का और एम्बैंकमेंट का जो वेरिएशन है मॉइस्चर कंटेंट का वो किन रीजन की वजह से होता है. पहला है कि फ्लक्चुएशंस इन द मूवमेंट ऑफ द कैपिलरी वाटर, दूसरा है सीपेज वाटर फ्रॉम द एडजेसेंट एरिया और तीसरा है राइजिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल और चौथा है परकुलेशन ऑफ द रेन वाटर. द ऑब्जेक्ट ऑफ द सब surface drainage is to keep this fluctuation of moisture
as minimum as follows, as minimum as possible. ठीक है, तो आपका जो सब सरफेस ड्रेनेज है उसको, उसका जो फ्लक्चुएशन है वो हमें कोशिश ये करनी है कि वो जितना मिनिमम रह सके उतना मिनिमम रहे, क्योंकि ये बेसिकली आपका सब ग्रेड और इम्बैक्टमेंट के जो वेरिएशन है मॉइस्चर कंटेंट का उसके वजह से होता है। ठीक है, तो सब सरफेस ड्रेनेज में आता है आपका ड्रेनेज ऑफ द कैपिलरी वाटर। ठीक है, तो जो कैपिलरी राइज है, द कैपिलरी राइज इन द एम्बैंकमेंट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द बैलेस्ट एज सोन इन द एम्बैंकमेंट और इन्वर्टेड filter of previous pervious material below the ballast as shown below. So this is your you know inverted filter blanket. ठीक है, ये इसमें आपका जो कैपिलरी राइज है, द कैपिलरी राइज इन द एम्बैंकमेंट, इट इज एक्चुअली प्रिवेंटेड बाय द बैलेस्ट, राइट, in the embankment or inverted filter of pervious material below the ballast as shown below, right? So this is your diagram. Here you can see the subgrade and the slope of 1 in 30 and its inverted filter. So this is inverted filter blanket, right? Then उसके बाद ये हो गया आपका कैपिलरी वाटर का। फिर हम बात करेंगे आपका सीपेज वाटर। सो सीपेज वाटर में अगर हम बात करें तो जो आपका इन केस ऑफ द ट्रैक इन कटिंग, the water seeps from the adjacent area to the subsurface. Water entering the subgrade is prevented by providing the catch water drain at the cutting, and the side drain is as shown in the figure, right? तो ये जो आपका वाटर है वो आपका शीप करता है कहां से, फ्रॉम द एडजेसेंट एरिया टू द subsurface water, right, entering the subgrade. And how it is prevented? It is prevented by providing the catch water drain at the cutting and the side drain as shown in the figure. ठीक है, so here you can see the side drains, right? Here you can see the side drains, cess, bank side slope, new filling inside the cut, water bearing strata cut by construction during the cutting, and this is your catch water water drains, and this is your the ballast section, right? उसके बाद ये तो हो गया ड्रेनेज के बारे में। फिर हम देखेंगे आपका मेंटेनेंस। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द रेलवे ट्रैक। तो मेंटेनेंस में पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रैक स्ट्रक्चर गोज ऑन रिड्यूसिंग ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ द हैवी एक्सेल लोड एंड रिपीटिशन ऑफ द लोड। ये सबको पता है कि जो स्ट्रेंथ है ट्रैक स्ट्रक्चर का वो रिड्यूस होता है ड्यू टू द हाई स्पीड ऑन द हैवी एक्सेल लोड एंड रिपीटिशन ऑफ द लोड। The track structure is subjected to other deteriorating effect like the rainwater, sun and wind. The wear and tear of rails and rolling stock is bound to take place. ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आपका जो ट्रैक है वो frequently deteriorate करता रहता है due to the rainwater, sun and the wind, and the wear and the tear of rail and rolling stock is bound to take place. उसकी वजह से the track structure has to bear so many other curvature, speed and load, particularly on the curve points and the crossing, right? So ऑब्जेक्टिव में क्यों जरूरत है, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव है? तो पहला ये चीज है कि जान लो कि स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस होता है पूरे ट्रैक स्ट्रक्चर का, और क्यों? ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ द हैवी एक्सेल लोड एंड रिपीटिशन ऑफ द लोड। दूसरा चीज ये है कि द ट्रैक स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू अदर deteriorating effect like rain water, sun and wind. The wear and tear of the rail and rolling stock is bound to take place. तीसरा है the track structure has to bear so many other curvature, speed and the load, particularly on the curve points and the crossing. Then advantages of the good maintenance. Advantages में है कि the life of the both the track as well as of rolling stock increases. ठीक है, तो पहला एडवांटेज है कि जो लाइफ है ट्रैक का और रोलिंग स्टॉक का वो इंक्रीज कर जाता है। द जर्नी बिकम्स इजी एंड कंफर्टेबल, इंक्रीज इन द सेफ्टी, saving in operating cost as fuel consumption is less, safety of the passenger and the good encourages more and more use of the railway, and the high speed of the train is achieved. So these are the different advantages जिसमें आपका लाइफ जो है वो ट्रैक और रोलिंग स्टॉक का इंक्रीज करता है, जर्नी आपकी इजी और कंफर्टेबल होती है, सेफ्टी आपकी बढ़ जाती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, सेविंग इन द ऑपरेटिंग कॉस्ट क्योंकि आपका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कम होता है, safety of the passenger and the goods encourages more and more use of the railway, higher speed of the train is achieved.
So these are the some of the different advantages of the good maintenance. मेंटेनेंस में टाइप्स, डेली मेंटेनेंस और पीरियोडिकल मेंटेनेंस, तो दो तरह का है आपका, डेली मेंटेनेंस और पीरियोडिकल मेंटेनेंस। थोड़ा सा हम इसके बारे में देखेंगे कि डेली क्या है और आपका पीरियोडिकल मेंटेनेंस क्या है। तो अगर हम बात करें डेली मेंटेनेंस के बारे में, तो डेली मेंटेनेंस इज एक्चुअली carried out by the full-time staff, okay, maintained throughout the year. The use of the mechanical maintenance gauges all along the railway track is made. The railway track is divided into suitable section 5 to 6 kilometer length. और क्या जरूरत है, to check the bolts of the fist plate and tighten if it is necessary, to check the rail gauge, to check the joints, to check the fittings of the sleeper and the rail. तो मेंटेनेंस में आपका जो फुल टाइम है, जो डेली है, वो फुल टाइम स्टाफ की जरूरत होती है, ठीक है। इसमें आपका मेंटेनेंस गैंग होता है जो कि आपका रेलवे ट्रैक को डेली टू डेली बेसिस पे मेंटेन करता है, और ये 5 to 6 किलोमीटर लेंथ के लिए काफी सुटेबल है, जिसमें आपका ये बोल्ट्स फिश प्लेट के बोल्ट को टाइटन भी करता है, राइट, रेल गेज को चेक करता है, जॉइंट्स को चेक करता है, और फिटिंग को चेक करता है ऑफ दी स्लीपर्स एंड दी रेल। ये है आपका डेली मेंटेनेंस। डेली मेंटेनेंस के बाद हम देखते हैं पीरियोडिकल मेंटेनेंस। सो जो पीरियोडिकल मेंटेनेंस है वो आपका इंटरवल ऑफ 2 और 3 टाइप्स में आप उसको कैरिड आउट करते हैं, जैसे लेवलिंग ऑफ द रेल्स, ट्रैक अलाइनमेंट, गेज, proper drainage, track components, bridges and its approaches, rolling stock points and the crossing. So periodical maintenance is actually divided as a leveling of the rails, track alignment, gauge, proper drainage, track components, bridge and its approaches, then the rolling stock and the points and the crossing. So this is all about your this entire lecture, right? So in this lecture we have seen about the different construction of new railway track, drainage and maintenance. So we started with the need, then we talked about the construction of new railway line. This was divided into earthwork, plate line, the laying of the ballast. Then we talked about the track drainage system. Then we talked about the surface sources of the water in the railway track. Then the track drainage system, that was surface drainage, sand piles, side drainage, side drainage. Subsurface drainage is actually divided as drainage of the capillary water, drainage of the seepage water. Then we talked about the objective of the maintenance of the railway track. What are the different objectives of the or the advantage of the good maintenance? Then types of maintenance, daily and periodic. So this is all about this lecture. You can write to me ankur495@bit.ac.in. Now we'll talk about the new topic in the new lecture. So thank you student, thank you everyone, and thank you listeners. Have a nice day.